अभी अपने इधर के बंदों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है, हज़रत बल और हज़रत बाल उधर एक गोल शीशे का राउंड का है और उसके अंदर हज़रत मोहम्मद जो आया था उसका एक केस यानी बाल है अंदर, और इसके ऊपर ये एक धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। उग्रवादियों का यह था कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। हम उसके चारों तरफ 36 डेज हम बैठे रहे थे। फाइनली ये हो गया था कि आज रात को इसके अंदर एंट्री होनी है। एंट्री एनएसजी की होनी थी, जो हमारी होनी थी। दिसंबर का ये महीना था और दीपावली से नेक्स्ट डे ये अटैक की प्लानिंग हो गई थी। शाम के टाइम, इस टाइम सभी का फौज के अंदर एक दरबार होता है जिनको अटैक करना था, उस दरबार के लिए सबको इकट्ठा किया, सभी को ब्रीफ किया कि कल के अखबार के अंदर हाईलाइट होगा एनएसजी ऑपरेशन। सोहन लाल द्विवेदी जी की एक कविता सुनाता हूं। टाइटल है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता तो एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता का एक सीधा सा मतलब है कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आज मुलाकात करेंगे कर्नल ब्रह्म सिंह जी से। एक सिपाही के तौर पे फौज में भर्ती हुए, फिर एनएसजी कमांडो भी रहे, कर्नल रैंक से रिटायर हुए। अ वेरी रेयर फीट। कश्मीर में जब टेररिज्म वाज एट इट्स पीक, he served there during ऑपरेशन हजरत बल, ऑपरेशन विजय एट कारगिल। चलिए खुद चलते हैं और उनसे जानते हैं उनकी इस अनोखे सफ़र की कहानी। सर, फौज में भर्ती होने का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? 1976 में मैट्रिक पास की थी। उस टाइम हमारे नज़दीक कोई स्कूल नहीं होता था। मेरे गांव से 3.5 कोस यानी 7 किलोमीटर स्कूल था। वहाँ से मैंने 10वीं पास की थी, जो 1.5 घंटा जिसमें पहुंचने में लगता था और 1.5 घंटा ही वापस आने में लगता था। रास्ता हमारी तरफ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ उधर काफ़ी रेतीली मिट्टी, और रेतीली मिट्टी के अंदर पैदल चल के मैंने मैट्रिक पास की थी। मैट्रिक करने के बाद 1976 में मई में रिजल्ट आया था और अगस्त में मैं राजरेव सेंटर में एज ए सिपाही भर्ती हुआ। आप तो ब्लैक कैट कमांडो भी रहे, इसका सफ़र कैसा रहा? 14 साल में मैं जेसीओ बन गया, यानी नायब सूबेदार बन गया। मेरी इच्छा थी कि मैं एज ए ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी में सर्विस करूं, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट किया ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में। जब मेरी सर्विस 16 साल थी उस टाइम मुझे एनएसजी में आने का मौका मिला, जो 51 एसएजी है, यानी ब्लैक कैट कमांडो के नाम से, और एंटी टेररिस्ट रोल में। 3 साल के दौरान या तो आपका रिलीवर आ जाएगा, नहीं तो आपको यूनिट वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे काम की वजह से मेरे को इसके अंदर 1, 2 और 3 एक्सटेंशन मिले। उसी दौरान मैंने इधर से ऑफिसर के लिए अप्लाई किया। 31 अगस्त 2009 को मैं रिटायर हो रहा था। उससे 10 दिन पहले भारत सरकार ने हमारी सर्विस बढ़ाने का फैसला किया, और उसके अंदर ये था कि अभी आप 57 एज तक सर्विस कर सकते हो, और इसी दौरान 57 तक जब हम सर्विस करेंगे तो हम लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे। ये 31 अगस्त 2015 को मैं रिटायर हुआ। हाउ रेयर इज़ द केस इन आर्मी, जहाँ भर्ती तो एक सिपाही के तौर पे होते हैं बट एक ऑफिसर के तौर पे रिटायर होते हैं, वो भी कर्नल के। ये आप ये कह सकते हैं कि इस टाइप के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जिसमें सिपाही से लेके और लेफ्टिनेंट कर्नल तो जाता है। इसमें मैंने कोई रैंक नहीं छोड़ा, बीच में केवल एक सूबेदार मेजर का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास सिपाही से लेके और कर्नल तक का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा एक्सपीरियंस है, और मैं ये बता सकता हूँ कि किस जगह कौन आदमी फिट हो सकता है और किस जगह क्या काम कौन बंदा कर सकता है। मैं रहते हुए मैंने ये किया भी है। एक सिपाही का ऑफिसर बनने में और एकेडमी से ऑफिसर बन के निकलने में ऑलरेडी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? 3 टाइप के ऑफिसर्स की एंट्री थी, अभी 4 टाइप की हो रखी है। एक एनडीए के थ्रू है, एक आईएमए के थ्रू डायरेक्ट एंट्री है। तो जो एनडीए और डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, ज़्यादातर अभी से 20 साल पहले या 25 साल पहले जब मैंने कमीशन लिया, उस टाइम सभी लोगों का सिलेक्शन उनका होता था जो ऊंचे
यानी कि उच्च कोटि के परिवार से संबंध रखते थे, चाहे वो ऑफिसर के बेटे हों या कोई धनी परिवार से बच्चे। और आमतौर पर सिपाही जो भर्ती होता है वो एक ये मानो कि मिडल क्लास या उससे बिलो स्टेटस का बंदा ही भर्ती होता है, बाकी सिपाही में भर्ती नहीं होता है। जब आप उतर जाते हैं और ऑफिसर बनते हैं तो आपको फील होता है कि आप गलत रास्ता चूज कर लिया। आपके पास ऑलमोस्ट हर रैंक का एक्सपीरियंस है, क्या आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि हु हैज़ द बेटर AQ एंड IQ लेवल? जो IQ लेवल होता है या जो इंटेलिजेंस जो बंदे के अंदर जो लेवल होता है वो हमारे बंदे इधर के रूरल एरिया के बंदों के अंदर ज़्यादा होता है। उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है स्कूल में नीचे बैठ के, और उसके बाद में वो ऊपर तक गए। जो उधर जो जिन्होंने डायरेक्ट कमीशन लिया है वो तो ये कहें कि चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे और उन्होंने कभी नीचे बैठ के भी नहीं देखा है। उन्होंने हार्डशिप का भी नहीं पता है कि कैसी दिक्कत एक जवान को कैसे होती है। आप सिपाही के रैंक पे आए हो, कर्नल बन के रिटायर हुए। इस लंबे रैंकिंग सफ़र में बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे जिनको आपसे हीन भावना होगी। क्या आपको ऐसा कोई ऑफिसर या कोई प्रोमिनेंट ऑफिसर को याद है? आज के दिन 31 सब एरिया का सब एरिया कमांडर है। उसके अंदर शुरू से यह था कि जो नीचे से रैंक से चल के आता है उसके प्रति उसके दिल में हीन भावना थी। और ये इंसिडेंट मेरे ऑफिसर मेस में हुआ है मेरे साथ। क्या इंसिडेंस हुआ था? मतलब क्या आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं? विल कीप इट कॉन्फिडेंशियल। अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। यूनिट के अंदर एक एडजुटेंट की ड्यूटी होती है, तो वो ड्यूटी कर रहा था और मैं की ड्यूटी कर रहा था। गेम फालन होता है शाम के टाइम, तो गेम फालन के बाद में सब अपना अपना गेम करते हैं, कि किसी ऑफिसर को काम वो चल देता है। तो पठानकोट की बात है, मैं अपना स्कूटर स्टार्ट करके चलने लगा तो एक बंदा दौड़ता हुआ कि साहब हाँ साहब बुला रहा था। मैंने उतर के वापस गया तो उसने अंग्रेजी में मुझे बोला कि आप क्यों जा रहे हो गेम टाइम पर? मैं बोला मेरे को ऑफिस में काम है, मैं मेरा काम करूँगा। बोल नहीं ये भी काम है। मैं बोला ये काम मेरे को पता है, आपसे ज़्यादा पता है, मैं आपसे पहले फौज में आया था। आपने गेम फालन कर दिया? हाँ, मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी कर रहा हूँ। फिजिकल में अगर प्रॉब्लम है तो आप टेस्ट कंडक्ट कर दो, मैं सबसे आगे हूँ, आता भी था मैं सबसे आगे, बट मेरा काम है मैं जाऊँगा। इस टाइप के काफ़ी हुए। यानी जब बंदा आपसे एज में छोटा है और वो आपको पिंच करता है तो आपको पता चल जाता है कि बंदा किस भाषा में बोल रहा है। और ऑफिसर लेवल पर मैनुअली हाथापाई कभी होती ही नहीं है, बात की बात होती है। तो उस जगह मतलब मेरे को लगा कि ये बंदा है तो मैंने उसको बोला है इस टाइप का। जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने कमी नहीं छोड़ी। अपनी लाइफ में मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं है, चाहे कोई क्यों ना रहा हो। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में अगर किसी की जीत हुई है तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट की। इतने लंबे समय तक अपनी सेवाएं देते वक्त आपकी सबसे यादगार फील्ड पोस्टिंग कौन सी थी? ऑफिसर की ट्रेनिंग के बाद मेरे को 11 राज रिफ्ट मिली, जो उस टाइम लेह में थी। और यूनिट को ओप मेघदूत जिसको बोलते हैं, ग्लेशियर के अंदर इंडक्ट कर दिया गया। ग्लेशियर के अंदर जो पोस्ट 17,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर हैं उनको सैटेलाइट पोस्ट बोलते हैं। अगर आप किसी को जिंदा नरक देखना है तो ऑपरेशन मेघदूत है। ऑपरेशन मेघदूत में जिस पोस्ट पर मैं था, ये ऑलमोस्ट सभी पोस्ट, चाहे वो बाना पोस्ट हो चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, उन सभी पोस्ट के ऊपर बंदा ऊपर चढ़ने के बाद में नीचे आके नहाता है। ना नहा सकते हो, ना आप सांस ले सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, ना खा सकते हो। उस टाइम ना टेलीफोन थे, और अगर कोई बंदा बीमार हुआ है और मौसम ख़राब है तो वो उसके ऊपर वाले के ऊपर है कि बंदा बच पाएगा नहीं बच पाएगा। ऐसी खतरनाक पोस्टिंग में आपके सामने कई बार हेल्थ इश्यूज आए होंगे। एक्चुअली क्या होता था, या क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने एक्चुअली कोई ऐसा हेल्थ इशू आया हो? विजय सिंह शेखावत, जो इधर एक राजपूतों का गांव है, इसी गांव का रहने वाला, अभी जयपुर में है। तो विजय सिंह शेखावत मेरे पास सीनियर जेसीओ थे।
शाम को लगभग 4:30 बजे उसने मुझे बताया कि साहब मेरी छाती में दर्द हो रहा है। मेरे पास डॉक्टर था, बॉम्बे का रहने वाला। मैंने उसको बताया भी शर्मा पंडित जी इसको देखो। उसने देखने के बाद वो मुझे बोलता है कि साहब ये तो सहमर है, यानी बहाना बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये लग रहा था कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एज ए कंपनी कमांडर मेरे पास कोई फैटल कैजुअलिटी हो। फैटल कैजुअलिटी मतलब कोई किसी बंदे के प्राण ना जाए। डॉक्टर के बोलने के बाद मैंने बोला रात को नहीं जा सकता है, क्योंकि जो मैंने बताया करवस थी, तो मेरे पोस्ट से नीचे उतरते हैं उसमें बहुत स्लोप था और 2 जगह करवस थी, सीढ़ी बंधी हुई थी। तो बंदा बांध के मैं बोला भाई लेके चलो इसको, और मैं बीच में बैठा रहा जब तक वो नीचे चला नहीं गया। और नीचे से स्नो स्कूटर आके उसको मैंने उधर भेजा। स्पेशल हेलीकॉप्टर आया, उसको चंडीगढ़ ले आया गया, उसका बाईपास सर्जरी जाके पुणे में हुआ। वो आज जिंदा है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा वो डिसीज़न अच्छा था, डिस्पाइट यानी कि डॉक्टर के मना करने के बाद में। फौजी का काम होता है देश के साथ साथियों की भी रक्षा करना, जो आपने बखूबी किया। खैर, कारगिल की लड़ाई के वक्त आप कहाँ थे? ग्लेशियर जब हम कर रहे थे उसी दौरान कारगिल की लड़ाई चल गई। कारगिल की लड़ाई में सबसे पहला अवसर हमारा कैप्टन हनीफुद्दीन शहीद हुआ था। उसके बाद में उस टाइम तक सब सेक्टर तुर्तुक था वो। तो इंडियन आर्मी के इतिहास में अगर किसी यूनिट के ऑफिसर के नाम से कोई सेक्टर बनाया तो मेरी 11 राजरिफ है, और आज वो सेक्टर सब सेक्टर हनीफुद्दीन है, जो तुर्तुक में हमने लड़ाई लड़ी थी। उसमें हनीफ शहीद हुआ, उसके साथ में एक जेसीओ और एक जवान शहीद हुए, जिनकी बॉडी 40 दिन के बाद में रिकवर की गई थी। जब वो बर्फ में दब गए थे, जब 40 दिन के बाद में बॉडी रिकवर की तो उसकी बॉडी बेस कैंप बोलते हैं उस जगह आई। मेरे को नीचे भेजा गया कि आप ये देखो कि इनकी बॉडी की हालत क्या है। जब मैं अंदर गया तो उस टाइम हनीफुद्दीन अंडरवेयर के अंदर उसको लेटा के उसकी बॉडी की सफाई हो रही थी। तो वो सीन मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। हनीफुद्दीन की मदर हेमा अजीज हिंदू थी, उसका फादर मुस्लिम था। कारगिल वॉज द इफेक्ट ऑफ सीज फायर वायलेशन। आप तो हजरत बल ऑपरेशन में भी थे। हजरत बल ऑपरेशन एक्चुअली था क्या? अभी अपने इधर के बंदों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है हजरत बल और हजरत बाल। उधर एक गोल शीशे का राउंड का है और उसके अंदर हजरत मोहम्मद जो आया था उसका एक केस यानी बाल है अंदर। वो जो इनका ईद वगैरह के अंदर जो होते हैं तो वो अंदर से लाके उसको बाहर दिखाते हैं। और इसके ऊपर ये एक धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। उग्रवादियों का यह था कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। हम उसके चारों तरफ 36 डेज हम बैठे रहे थे और फाइनली ये हो गया था कि आज रात को इसके अंदर एंट्री होनी है। एंट्री एनएसजी की होनी थी, जो हमारी होनी थी। ऊपर एक जहाँ पर गवर्नर हाउस के ऊपर काफ़ी सारे बहुत अच्छे वीआईपी हट जो टूरिस्ट के लिए बने हुए हैं, उसके अंदर एनएसजी को रोका गया था ताकि किसी को पता ना चले इधर एनएसजी भी आरख किया गया। उस जगह से हम हजरत बल के चारों तरफ हमारा कॉर्डन था और उस कॉर्डन के दौरान ये फाइनल हो गया था कि कौन बंदा किस जगह से एंट्री करेगा। दिसंबर का ये महीना था और दीपावली से नेक्स्ट डे ये अटैक की प्लानिंग हो गई थी। उस टाइम जनरल बीएस दौलता हमारे सीओ थे। तो जनरल दौलता ने शाम के टाइम, इस टाइम सभी का फौज के अंदर एक दरबार होता है जिनको अटैक करना था, उस दरबार के लिए सबको इकट्ठा किया। उसके अंदर डीजी एनएसजी जो होता है वो पुलिस सेवा से होता है, आईपीएस वाला। उन्होंने उस जगह सभी को ब्रीफ किया कि कल के अखबार के अंदर हाईलाइट होगा एनएसजी ऑपरेशन, इसके अंदर कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। यानी कि सभी को मोटिवेट किया और रात के शाम के टाइम अंदर हमारे को पूरी तैयारी के साथ में कर दिया था। मुझे कहाँ जाना था वो मेरे को पता है। रात के टाइम कांग्रेस नेता उस टाइम राज्यसभा सदस्य थे करण सिंह, उन्होंने गवर्नमेंट से बात की कि क्योंकि पॉलिटिशियन का क्या था, हमारे तक ये बताया कि ये एक
ब्लू स्टार वाली कहानी हो जाएगी जिसके ऊपर एक धार्मिक भावना बह गई थी, आप इसको रोको, मैं इसमें बात करूँ। उसी दौरान IPS अधिकारी था एक हजीबुल्ला, जिसको कमिश्नर भेजा गया उधर से यूपी से बदली करके। इन दोनों ने बात करके रात को ये इनका नेगोशिएशन है, उनको पता था कि आज हमला रात को होने वाला है। इनका नेगोशिएशन के बाद में अटैक के 1 घंटे पहले हमें स्टैंड डाउन यानी कि रोक दिया गया। और इनकी बातचीत जो हुई 3, 4, 5 दिन के बाद में सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरे के अंदर जितने भी उग्रवादी थे उनको JNK की बसों में डाल के बाहर ले जाया गया। हमारे को ये मिला कि कुछ एक टीम सेलेक्ट की कि ये बंदे थोड़ा बहुत हमारे पास उर्दू बोलने वाले भी थे, तो उनका नाम चाहे हिंदू भी हो, उनकी नेम प्लेट बना के, मुस्लिम नेम प्लेट बना के, ताकि अंदर की रेकी की जा सके। हजरत बल के बाहर लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड। तो उसके बाद हमारे बंदे भी अंदर गए मुस्लिम बन के, कुछ मुस्लिम थे भी, उसकी रेकी की, उसके बाद में स्टैंड डाउन हो गया। ये NSG के इतिहास में हमारा सबसे बड़ा रहा एक्सपीरियंस। तो देखा आपने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, या यूँ कहें जिन्हें मंजिल दिखती है वो मुकाम भी हासिल ही कर लेते हैं। तो ये थे कर्नल ब्रह्म सिंह जी और उनकी अनसंग स्टोरी, आत्मसम्मान और देश प्रेम से भरी हुई। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई अनसंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी ईमेल ID पे मेल कीजिए। इसे से ज़्यादा देशवासियों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अनसंग वॉरियर की कहानी को देख सकें और इंस्पायर हो सकें। अगली कहानी के लिए जल्द मिलेंगे। जय हिंद।